हेलो एंड वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर को। सेट बी था ये, 80 नंबर का आपका पूर्णांक था। अब सेक्शन ए की बात करें जिसमें पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। लिखा हुआ है रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल्स मतलब सॉइल के बारे में बताया गया है, मिट्टी के प्रकार के बारे में ना। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है वी शुड कीप सॉइल वेल मेंटेन्ड एज, मतलब हमें मिट्टी को वेल मेंटेन करके रखना चाहिए क्योंकि इट इज़ द गार्डन्स नेचुरल ग्रोइंग मीडियम, मतलब गार्डन में जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको बढ़ाने के लिए यही एक मीडियम है, माध्यम है। आप पहली लाइन में देख सकते हैं इसको, सोइल इज गार्डन्स नेचुरल ग्रोइंग मीडियम, सो इट्स वाइटल फॉर हेल्थ एंड सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ योर प्लांट्स एंड क्रॉप दैट यू कीप इट वेल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सोइल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। लूमी सोइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज इट इज वेल बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लाइट एंड क्ले। क्वेश्चन नंबर 4 है क्ले सोइल्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क एज दे यूजुअली बिकम वाटर लॉज्ड। देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है क्ले सोइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क यूजुअली बिकम वाटर लॉज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 5वां है सोइल मस्ट बी टेस्टेड बिफोर ग्रोविंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स बिकॉज। ऑप्शन नंबर सी आई थिंक इसका सही होना चाहिए, है ना। आपने इसका क्या आंसर लगाया है, थोड़ा मेरे लिए डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं आप पर भी छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट्स करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपने क्या आंसर लगाया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है विच सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ मतलब पौधों की ग्रोथ के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है, तो नेचुरल सॉइल। विच सॉइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क, तो क्ले सॉइल। अगला है इन विच सॉइल डू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो बेटर, तो नेचुरल सॉइल। फाइंड द करेक्ट वर्ड पेजेस सिमिलर क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, वेदर। फाइंड द करेक्ट वर्ड इन द पेजेस सिमिलर मीनिंग वेट। वेट का सिमिलर मीनिंग क्या है, तो वेट मतलब गीला, मॉइस्ट और मॉइस्चर। मॉइस्ट मतलब भी गीला या आंध्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें नोट मेकिंग हम समरी करना था, माफ़ कीजिएगा समरी नहीं, सिर्फ नोट मेकिंग और टाइटल ढूंढना था। ठीक है ना। तो इसमें जो चेंजिंग फैशन है उसके ऊपर ये पैराग्राफ दिया गया है, तो चेंजिंग फैशन इसका आप टाइटल लिख सकते थे। उसके बाद में 1.1, 1.2, 1.3 जिस प्रकार से हमने बताया है कि नोट मेकिंग कैसे करना है, आई होप कि आपने कर दिया होगा। अब सेक्शन बी की बात करें जिसमें राइटिंग स्किल दी गई है, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है यू आर एस राजन ऑफ बड़वानी, यू वांट टू सेल योर फ्लैट, मतलब टू सेल आपको ऐसा लिखना था, टू सेल। ठीक है ना। फिर आपको आपके फ्लैट के बारे में जानकारी देनी थी, जैसे 1 BHK है, 2 BHK है, और क्या क्या उसमें सुविधाएं दी गई हैं, है ना। इस प्रकार से आपको ये एडवर्टाइजमेंट बनाना था। दूसरा ये है समर वेकेशन का आया था, और उसके पहले कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर को कंप्लेन का लिए लेटर लिखना था। फिर है यहाँ पर NSS का। और राइटिंग स्किल की मैं और भी बात करूँ तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ये राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी फाइनल एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। या फिर NSS के ऊपर आप कंपोजिशन कर सकते थे, वर्बल इनपुट वाला, या फिर वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर। अब सेक्शन सी की बात करें तो इसमें ग्रामर वाला पोर्शन है। जैसे पहला है ही रैन फास्ट ही कुड नॉट कैच द बॉल, वह तेज़ दौड़ा परंतु किंतु वह बाल नहीं पकड़ सका, तो बट आएगा। ही हैड टू मच वर्क टू डू, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। ही स्पेंड द मनी, तो ऑल द मनी आएगा। हाउ यू कॉल माई नेम, मतलब डेयर आएगा, आप मेरा नाम लेने की तुमने हिम्मत कैसे की, डेयर दैट मीन्स हिम्मत। ही हैज़ लॉस्ट FIR, तो एन आएगा क्योंकि इसके उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रही है। सी हैज़ बीन अपसेंट, रिक्त स्थान मंडे, सिंस आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। अगला है डू एज डायरेक्टेड में ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू दिल्ली दैट डे,
अब आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, मतलब जो अंडरलाइन है इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। क्यों है? क्योंकि जिस भी सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत इफ़, जैसे यहाँ पर इफ़ से हुई है, अनलेस या फिर वेदर से शुरुआत होती है तो उसको हम कंडीशन वाला सेंटेंस बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्लॉज जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। और भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सुरेश इज टू डीफ टू हियर द थंडर। सो दैट का प्रयोग करना है। तो जब भी सेंटेंस में TOO और टू का प्रयोग दिया गया हो तो जहाँ TOO है वहाँ सो लगा देंगे, जहाँ टू है वहाँ दैट लगा देंगे। और इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश इज सो डीफ टू ही कैन नॉट हियर द थंडर। अगला है यू कैन टेक अ पेन, यू कैन टेक अ बुक। तो इसका आंसर आएगा यू कैन टेक आइदर अ पेन और ए बुक। एज सुन एज ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म्ड मी। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सुनर देन। नो सुनर देन का प्रयोग करना है। तो वाक्य में जहाँ पर एज सुन एज दिया गया है वहाँ नो सुनर लगा देंगे। वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी तो यहाँ इसके बाद में आएगी डिड। ही, अब नो न्यू का क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। माई रिजल्ट, फिर दोनों वाक्यों के बीच में THN देन ही इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आई सा द ताज इट इज़ इन आगरा। कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। रिलेटिव क्लॉज में नॉन लिविंग थिंग के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। तो ताज जो है यहाँ पर नॉन लिविंग है तो विच का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर हम देखें तो क्या हो जाएगा? आई सा द ताज विच इज इन आगरा। अनलेस ही स्पीक्स द ट्रूथ ही विल नॉट बी पार्डन। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का प्रयोग करके इसको फिर से लिखना है। तो अनलेस के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? इफ ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ऐसा बढ़ जाएगा। इफ ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ ही विल नॉट बी पार्डन। ठीक है दोस्तों, अब सेक्शन डी की ओर चलें। तो सेक्शन डी में टेक्स्ट से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये जो पैराग्राफ है ये लिया गया है द इंटरव्यू लेसन नंबर 7 जो हमारा है उससे लिया गया है। पहला क्वेश्चन है एलाइस इन वंडरलैंड इज़ क्रिएटेड बाई, मतलब ये एक सीरियल है, ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो लेविस कैरोल के द्वारा किया गया था। लेविस कैरोल्स ओपाइंड दैट इंटरव्यू and autograph creates horror. Who has expressed on the interviews negatively? तो Rudyard Kipling. The above extract has been taken from the interview. Who is the author of lesson? तो Christopher Sylvester. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन लाइनों को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये जो लाइनें हैं ये हमारी फ्लेमिंगो बुक की 5वें नंबर की एक पोएम है जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड, उससे लिया गया है। और इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो नेम, पहला क्वेश्चन दिया गया है नेम द पोएम, मतलब पोएम का नाम लिखना है तो वो हो जाएगा रोड साइड स्टैंड, और पोएट का नाम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ इन रोड साइड स्टैंड रिफर टू। इसमें फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ शब्दों का प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ होता है शहर के लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। कविता में रोड साइड स्टैंड क्या है? तो कविता में रोड साइड स्टैंड अ शेड आउटसाइड ए रोड ओल्ड हाउस, मतलब रोड के साइड में एक छोटी सी दुकान या एक छप्पर वाले स्टैंड है, दुकान है, शेड लगाकर बैठा हुआ है। आगे बढ़ें तो बी वाला क्वेश्चन है ये हमारी विस्टास बुक लेसन नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट लेसन से लिया गया है, जिसमें डेरी और लैम दो व्यक्तियों के बीच की कन्वर्सेशन है, मतलब दोनों आपस में बातें करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो हु इज़ द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में बॉय कौन है? तो डेरी है। अगला है व्हाट डज द अगलीस्ट थिंग रिफर टू। अगलीस्ट थिंग मतलब क्या है? मतलब सबसे बुरी चीज़ क्या है? तो सबसे बुरी चीज़ इसमें यह है फेस ऑफ द डेरी, मतलब डेरी का चेहरा है। अगला है व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इनटू द मिरर, जब वह मिरर में, दर्पण में देखता है तो कैसा महसूस करता है? अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है। द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू लैम, मतलब किसको कहे गए हैं? तो डेरी के द्वारा लैम को कहे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आंसर दिए गए थे।
है ना। तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। हमारे चैनल के माध्यम से हमने रेगुलर लाइव क्लासेस भी चलाई हैं, वीडियोस भी अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आपको कहाँ तक मदद मिली, कितना फ़ायदा हुआ, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। साथ ही आपका पेपर कैसा रहा ये भी कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।